guys, my name is Aksa and this is my YouTube channel. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल को व्यू किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे इस चैनल के साथ, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो या फिर जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक्स हो, तो आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल लॉ के लिटिल बिट इंट्रोडक्शन के बारे में, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो जूरिस्ट के व्यू को देखेंगे कि कुछ जूरिस्ट जो है वो मानते हैं इंटरनेशनल लॉ एज अ लॉ, उसको कंसीडर करते हैं, और कुछ जो है वो इसको लॉ जो है वो कंसीडर नहीं करते। तो हम वन बाय वन जो है वो दोनों जूरिस्ट के व्यू को देखेंगे और फिर जो है हम उसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, उसको हम उसके फेवर और अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, और हम कंपेयर करके ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ वाकई में लॉ है और ये किस तरह से इफेक्टिव है, और ये किस हद तक जो है वो इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से ये जो है वो हेल्प करता है। हम जो है वो बिना वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्यू जो उसके अगेंस्ट है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट, जो कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ उसको कहते हैं। उसमें सबसे पहले जो थ्योरिस्ट आते हैं या जो ज्यूरिस्ट आते हैं वो कौन है? वो थॉमस हॉब्स है। थॉमस हॉब्स का व्यू क्या है? वो ये कहते हैं लॉ क्या होता है? लॉ एक होता है कमांड ऑफ सुवेरियन होता है, जो कि इन्फोर्स कौन कराता है? सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो उस लॉ को इन्फोर्स कराती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसी को हम लॉ बोलते हैं। अदरवाइज जो है वो अगर किसी में जो है वो सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होगी तो फिर जो है वो उसको लॉ नहीं माना जाता। अभी जस्ट हम डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसके आर्ग्यूमेंट्स को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो जूरिस्ट है जो कि इसके अगेंस्ट है, जो इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं कंसीडर करते, वो क्या बोलते हैं? वो ये कहते हैं कि इट इज जस्ट अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। वो जो है वो इंटरनेशनल लॉ को एज अ मोरालिटी कंसीडर करते हैं। मोरालिटी क्या होती है? कि जिसमें आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आप इसको जो फॉलो करें या नहीं करें। जैसे जो है वो हमारे जितने भी रिलीजियस वो होते हैं, जो त्योहार होते हैं या फिर नॉर्म्स होते हैं, जिस तरह जो इस तरह की चीजें होती हैं, इसको हम जो है वो फॉलो करते हैं। इस पर हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, लेकिन हम जो है वो अरसा दराज से जो है वो हम अपने जितने भी कस्टम होते हैं उनको फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। हमारी जो है वो अकल से जो है वो हमें मजबूर करती है वो काम करने पर, उसको हम मोरालिटी बोलते हैं। मतलब जहाँ पर कोई, अगर हम उसके अगेंस्ट चले जाएंगे या हम उसको छोड़ देंगे करना, तो वो कोई भी जो है वो उसमें मसला नहीं होगा, या फिर जो है वो कुछ आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी अगर हम वो करना छोड़ देंगे, तो उसको जो है वो हम मोरालिटी बोलते हैं। तो उनका कहना भी यही है कि अगर इंटरनेशनल लॉ को कोई मानता है या फिर नहीं मानता, तो वो जस्ट ऐसा मोरालिटी है कि जो माने उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी कंसेंट है, और जो नहीं मानता उनकी अपनी मर्जी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जूरिस्ट है वो क्या, वो भी इसके जो अगेंस्ट है, वो कौन है? जेरेमी बैंथम। और जेरेमी बैंथम के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस जेरेमी बैंथम ही वो पहले जूरिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले टर्मिनोलॉजी यूज की इंटरनेशनल लॉ की, और इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशन भी बोला जाता है। उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो, उसमें इफेक्टिव लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं है, कोई एग्जेक्टिव मशीनरी नहीं है, और पोर्टेंट जुडिशरी भी नहीं है जो कि सैंक्शन इन्फोर्स करे। जो जिस तरह से एक स्टेट में जब कोई लॉ होता है तो वहां पर जो है वो अगर कोई उस लॉ से इनहेरेंट करता है या उस लॉ की वायलेशन करता है तो उसको सजा मिलती है उस चीज की। तो जेरेमी बैंथम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ में ना कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है, जो तीन इदारे होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि लॉ को इन्फोर्स कराते हैं, वो इदारे जो है वो मैकेनिज्म जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल लॉ में नहीं है। और वो जो सिस्टम होता है वो अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, तो वो सैंक्शन इंटरनेशनल लॉ में नहीं है। तो ये उनकी डेफिनेशन है। हम अपना जब डिटेल में करेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई में ये किस हद तक सच है। उसके बाद जो है वो लास्ट जो इसके अगेंस्ट है वो कौन है? थॉमस एस्किन हॉलैंड। वो क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लॉ क्या है? एक वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, और उनका भी व्यू यही है कि इसमें जो है वो
लैक ऑफ सैंक्शन है कि जिस तरह से म्यूनिसिपल लॉ में अगर कोई लॉ से जो है वो लॉ की वायलेशन करता है तो उसको जो है वो जुडिशरी सजा देती है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है, उसको पनिशमेंट देती है। तो इस तरह की पनिशमेंट जो है वो इंटरनेशनल लॉ में नहीं है इनके अकॉर्डिंग। तो इस वजह से ये इंटरनेशनल लॉ को क्या मानते हैं कि ये क्या है, इट इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है। अब जो है वो हम उन जूरिस्ट के व्यू को देखेंगे जो इंटरनेशनल लॉ को लॉ कंसीडर करते हैं। उसमें जो सबसे पहले जो डेफिनेशन जिनकी आती है वो कौन है, ओपेनहेम। ओपेनहेम ने इंटरनेशनल लॉ को जो है वो डिफाइन किया है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स है, कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स है जो कि क्या कंसीडर किए जाते हैं, लीगली बाइंडिंग कंसीडर किए जाते हैं। और विद इन अ स्टेट जितनी भी डिफरेंट स्टेट होती हैं वो जो है वो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स जो है वो उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं और उनके रिलेशन को एक दूसरी स्टेट के साथ, मतलब एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो बनाते हैं, वो जो कस्टमरी रूल्स और कन्वेंशनल रूल्स होते हैं। ये ओपन हेम की डेफिनेशन है। उसके बाद जो जे जे ब्राइले की जो डेफिनेशन है वो भी काफी हद तक सिमिलर ही है ओपन हेम से, तो इसको जो है वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इतना। उसके बाद ग्रे का जो व्यू है वो भी यही कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इट इज द लॉ ऑफ नेशन है और बॉडी ऑफ रूल्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू देयर यूजफुल डेफिनेशंस क्या करते हैं, स्टेट के सिस्टम को, स्टेट के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं एक दूसरी स्टेट के साथ और एक रिलेशनशिप बनाते हैं और उनके मामला जो दूसरी स्टेट के साथ होते हैं वो गवर्न करता है इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद जो है वो एक और जुरिस्ट को अगर हम डिस्कस करें तो हॉल एंड लॉरेंस क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक पॉजिटिव लॉ की तरह है जो कि कहाँ से ड्राइव हुआ है कस्टम से और प्रेसिडेंट से जो है वो ड्राइव हुआ है। तो इसको क्या मानते हैं, वो लॉ मानते हैं। पॉजिटिव लॉ वो होता है जो मैन मेड लॉ होता है, जो इंसान जो है वो अपने जैसे लेजिस्लेटिव जो है वो उनका काम क्या होता है, लॉ बनाना। तो इस तरह से पॉजिटिव लॉ वो होता है जो मैन मेड लॉ होता है। उसके बाद फ्रेडरिक पुलॉक का क्या कहना है, वो कहते हैं कि द ओनली कंडीशन इज दैट recognized by the political community as binding them and international law satisfies this condition। उनका भी मानना यही है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, वो लॉ है। उसके बाद लास्ट जो जुरिस बचते हैं जो कि जिसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है वो कौन है, ह्यूगो ग्रोटियस है। ह्यूगो ग्रोटियस का कहना क्या है कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ को वो फर्दर डिवाइड करते हैं नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ में। और पॉजिटिव लॉ मैंने आपको बताया कि क्या होता है, मैन मेड लॉ होता है। फिर वो पॉजिटिव लॉ को फर्दर डिवाइड करते हैं डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ में, और ह्यूमन लॉ को भी डिवाइड करते हैं वो लॉ ऑफ नेशन और म्यूनिसिपल लॉ में। म्यूनिसिपल लॉ बोले या फिर डोमेस्टिक लॉ बोले, ये हमने जब लास्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन जब हमने किया था इंटरनेशनल लॉ का, तो उसमें जो है वो हमने लॉ ऑफ नेशन यानी कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ को हम डोमेस्टिक लॉ भी बोलते हैं, उसके डिफरेंस को देखा था। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि मैंने एज अ चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो ये मैंने बनाई है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को किस तरह से कैटेगराइज किया। अब हम आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि इसको इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते। तो जब हमने उनकी थॉमस हॉब्स की डेफिनेशन देखी थी तो वो क्या कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि कोई सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है जो कि सिटीजन को ऑब्जर्व करे। लाइक मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लॉ के सिटीजन कौन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेट्स होती है, ये सब क्या है, ये इंटरनेशनल लॉ के सिटीजन होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है जो कि सिटीजन को कंपेल करे कि आप जो है वो इस लॉ को फॉलो करें, और अगर आप इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पर जो है वो सैंक्शन लगाई जाएगी, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ में कोई इस तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटी तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है जो अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते, जो हमने डेफिनेशन से इसको बनाया है। उसके बाद जो है वो सेकंड व्यू क्या जो था किस जुरिस का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनेशनल लॉ में क्या है, इफेक्टिव लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं है। इसके रूल्स जो है वो
क्या है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटीज है। तो इस वजह से, और ट्रीटी जो है वो किस तरह से एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ ट्रीटी जो है वो साइन करती है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं थी। तो ये दूसरा आर्गुमेंट आ गया कि जो इंटरनेशनल लॉ को क्यों नहीं मानते, कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट रियली अ लॉ, क्योंकि इसमें इफेक्टिव लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटीज हैं। तो इस वजह से जो है वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ कंसीडर नहीं करते। और क्या कहते हैं वो इंटरनेशनल लॉ में, अगेन वही लैक ऑफ सैंक्शन है, जिसकी वजह से जो है, और कुछ जूरिस्ट का मानना ये है कि सैंक्शंस के बगैर जो है वो, सैंक्शन जो है वो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ है, और जहां पर सैंक्शंस नहीं होंगी तो वो एज अ लॉ नहीं होगा। और उसके बाद अगेन उसी पॉइंट को अगर हम डिटेल में करें तो एक और जो डिसफेवर में पॉइंट आता है वो क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है जो कि डिसीजन के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी डिसीजन होते हैं उनको इन्फोर्स करा सके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, आईसीजे, ये यूनाइटेड नेशन का जो है वो एक ऑर्गन है। जब हम यूनाइटेड नेशन को करेंगे तो फिर हम यूनाइटेड नेशन के जितने इदारे हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इन सबको भी देखेंगे, और इन सबके डिटेल में जितने भी प्रोविजंस हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इतना समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो स्टेट अपने केसेस को लेकर जाती है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने केस को लेकर जाते हैं। जैसे कि कलभूषण जाधव का जो केस है, अब वो कहाँ चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वो किस स्टेट, दो स्टेट का मामला है, जैसे पाकिस्तान को और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूट है, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको कहाँ लेकर गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो आईसीजे का काम ये होता है कि स्टेट जो है वो अपनी मर्जी से अपने केसेस को आईसीजे में लेकर जाते हैं। जो लास्ट इसके अगेंस्ट जो डिसफेवर में पॉइंट है कि इसमें क्या है, इट लैक्स द पोर्टेंट जुडिशरी, द पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे क्या है, वो वेरी लिमिटेड है। आईसीजे है तो, लेकिन उसकी पावर्स क्या है, लिमिटेड है, अकॉर्डिंग टू दोज जूरिस्ट जो कि इस इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते। और मैंने आपको अभी भी बता दिया कि जब दो स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो अपनी मर्जी से जो है वो अपने डिस्प्यूट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके डिस्क्रेशन के ऊपर कि वो अपने केस को जब उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट है तो वो उसको आईसीजे में लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते। तो ये क्या है, ये उनका डिस्क्रेशन होता है स्टेट्स का। So now we have seen the arguments of those jurists who are against international law or who consider international law is not really a law. Now we will take a look of those jurists who consider international law is a law or who support international law with their argument. What are their argument with respect to international law? We will take a look of those arguments one by one. So the first argument that is in favor of international law वो क्या है कि international law cannot be limited to rules of conduct enacted by a sovereign political authority। ये concept जो है वो किसने दिया था, सर हेनरी मैन ने दिया था। उन्होंने बोला था कि आफ्टर डूइंग अ लॉन्ग रिसर्च उन्होंने जो एक रिजल्ट बताया वो ये था कि किसी भी लॉ को इनेक्ट कराने के लिए सुवेरियन पॉलिटिकल अथॉरिटी का होना जरूरी नहीं है। अगर तो वो लॉ है तो उसको लॉ ही कंसीडर किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट आर्गुमेंट जो इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के है वो क्या है कि ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट को लेकर के ऑस्टिन ने क्या बोला था अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ के, कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक पॉजिटिव मोरालिटी है। तो अगर हम इंटरनेशनल लॉ के इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर ले तो फिर क्या होगा कि फिर कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड विल लूज इट्स वैलिडिटी। कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड जो है वो अपनी वैलिडिटी को लूज कर देगा अगर हम ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो मोस्टली किससे मिलकर बनता है, ट्रीटीज से मिलकर बनता है, कन्वेंशन से मिलकर बनता है, जैसे जेनेवा कन्वेंशन है, हैग कन्वेंशन है। और इन सब कन्वेंशन के लिए जरूरी नहीं है कि ये वो स्टेट के ऊपर बाइंडिंग होंगी जिन्होंने इसको साइन किया होगा, बल्कि जब भी कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जो है वो वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होगी या फिर वॉर अगर होगी तो उनके ऊपर ये जो जेनेवा और हैग कन्वेंशन की ट्रीटीज हैं ये क्या होंगी, ये बाइंडिंग होंगी। उसके लिए स्टेट का जो है वो इसको साइन करना और उसके लिए सिग्नेटरी होना भी जरूरी नहीं है। तो ये आर्गुमेंट क्या है, ये भी आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है कि व्हेन इंटरनेशनल क्वेश्चन अराइज तो क्या होता है कि स्टेट डू नॉट रिलाई अपॉन द मोरल आर्गुमेंट्स। हर चीज जो है वो मोरल आर्गुमेंट से सॉल्व नहीं होती, बल्कि स्टेट किस पर रिलाई करती है, स्टेट रिलाई अपॉन द ट्रीटीज प्रेसिडेंट एंड ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट, उसके ऊपर स्टेट रिलाई करती है।
नाउ द नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है कि इन सम स्टेट्स यूएसए एंड यूके कंसीडर करती है इंटरनेशनल लॉ को एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन लॉ। तो ये भी एक आर्गुमेंट जो है वो इंटरनेशनल लॉ के फेवर में है। जितनी भी मोनोइज्म स्टेट होती है वो इंटरनेशनल लॉ को एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन लॉ कंसीडर करती हैं। उसके बाद एज फार एज सैंक्शन इज कंसर्न, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो कम्प्लीटली, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस ही नहीं है। इस सैंक्शंस वाले टॉपिक को भी हम डिटेल में करेंगे। और जहां तक बात है वायलेशन की, तो जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ की अगर वायलेशन हो रही है बहुत ज्यादा तो वो लॉ ही नहीं है। स्टेट में भी जितने भी लॉज होते हैं उनकी भी वायलेशन होती रहती है। तो वायलेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसको हम लॉ ही कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद जो लास्ट आर्गुमेंट है कि जहां तक डिसीजन ऑफ आईसीजे क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी डिसीजन है वो क्या होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं उन पार्टीज पर जो लेकर जाती हैं। जैसे हमने उस आर्गुमेंट में पढ़ा था, जो अगेंस्ट आर्गुमेंट था उसमें ये था कि वो स्टेट के डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है। तो लेकिन जो स्टेट अपने डिस्प्यूट को आईसीजे में लेकर जाती है तो वो क्या होता है, वो उनके ऊपर आईसीजे का डिसीजन बाइंडिंग होता है। और आर्टिकल 94 ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ चार्टर भी यही कहता है कि ईच मेंबर ऑफ यूएन अंडरटेक्स टू कंप्लाई विद द डिसीजन ऑफ आईसीजे। उनको क्या करना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को फॉलो करना है। और एक बहुत ही अच्छी और रीसेंट एग्जांपल जो टर्की में अभी केस सॉर्ट आउट हुआ था, सॉल्व हुआ है, हाया सोफिया, जो एक म्यूजियम जिसको बना दिया था उसको जो है वो अब मॉस्क में दोबारा कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये भी आईसीजे के डिसीजन की वजह से ही हो पाया। तो स्टेट के जितने भी कोई डिस्प्यूट होते हैं या कोई भी मामला होते हैं तो आईसीजे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है और बहुत अच्छे डिसीजन भी आते हैं। सो ये था हमारा आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द सैंक्शंस एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अगर हम अपने इंटरनेशनल लॉ के डिस्कशन को सम अप करें कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज रियली अ लॉ और नॉट, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डेफिनेशन को अडॉप्ट करते हैं, आप किस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। अगर तो आप डेफिनेशन के फेवर में जितने भी जुरिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन को देखेंगे तो आप इंटरनेशनल लॉ को एज अ लॉ कंसीडर करेंगे। और अगर आप अगेंस्ट वाले जुरिस्ट के आर्गुमेंट्स को देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं लगेगा। So it all depends upon the definition that you choose to define the international law. So that's all for today. Keep watching my videos. Allah Hafiz.